हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। मैं जयदीप आज आप लोगों के साथ फिर से जुड़ चुका हूं। आज हम लोग जो है चैप्टर 12 के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि है आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस नाम का जो चैप्टर है वो भाई बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर है। बच्चे बड़ा खुश होकर करते हैं इसको। ठीक है, आप लोग भी बड़े ही अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे और इजी तरीके से इसके क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। ठीक है, आज लोग हम इसको शुरू कर रहे हैं। मैट्रिक्स इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के दौरान आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ज्यादा समय ना लगाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर मैट्रिक्स। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है भाई वो है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के बारे में ही हम बात करेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है? लास्ट ईयर 11th क्लास में आपने सेट्स पढ़े होंगे। सेट्स के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स का यूज करते थे। उन एलिमेंट्स को जब एक तरीके से कलेक्ट किया जाए, एक कलेक्शन बनाया जाए, या फिर आप सिंपल भाषा में यदि कहें कि मैट्रिक्स जो है एक तरीके का पिंजरे का काम करता है, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को रखते हैं और एलिमेंट्स को एक अरेंज्ड मैनर में रखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को एक अरेंज्ड मैनर में एक पिंजरा कहें या फिर एक बॉक्स कहें, इस तरीके से उसके अंदर हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखें मैट्रिक्स क्या है भाई। अब मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है, एरे। ठीक है, ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। एरे क्या होता है भाई? एरे भी एक तरीके का कलेक्शन ही होता है। क्या देखो, इस तरीके से बनता है जी एरे। एरे नाम का जो शब्द है वो आप कंप्यूटर्स में सुनेंगे, कंप्यूटर के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, एरे वर्ड का यूज हम वहां करते हैं। क्या होता है इसमें? देखो, अगर मान लिया मुझे कोई एलिमेंट डालना है 1 2 3 4, तो इसको हम कितना ही लंबा लेके जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नीचे, इसके नीचे भी कोई भी नंबर लिखे जा सकते हैं। अब ऊपर जितने होंगे नीचे उसी हिसाब से आपको चलना होता है। जो भी नंबर आपकी मर्जी आए, 5 7 2 3, जो भी नंबर आपका मन करे। क्लियर? इसको हम एरे बोलते हैं और यही मैट्रिक्स है। ठीक है, यही मैट्रिक्स है। द नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जो नंबर या फंक्शन हम इसमें यूज करते हैं, यानी कि देखिए ये वाली वैल्यूज, ये जो नंबर्स या फंक्शंस हम इसमें यूज करते हैं, इन्हें हम या तो एंट्रीज बोलते हैं और या फिर फंक्शन बोलते हैं। सॉरी, हाँ, इनको हम एंट्रीज बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं। ए मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। या फिर दूसरी भाषा में यदि कहें कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक कलेक्शन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इन रोज एंड कॉलम्स। अब रोज एंड कॉलम्स क्या है? देखिए, ये एलिमेंट्स हैं भाई सारे, ये एलिमेंट्स हैं। जब इन एलिमेंट्स को हम इस वे में पढ़ते हैं, इस वे में पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। जब हम इनको हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं तो ये रोज कहलाती हैं, रोज। ये हो गई आपकी रो 1, ये हो गई आपकी रो 2 और ये हो गई आपकी रो 3। फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। ठीक है, और जब इन्हीं एलिमेंट्स को जब इन्हीं एलिमेंट्स को हम वर्टिकली पढ़ते हैं, ऐसे इस तरीके से जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनको बोलते हैं हम कॉलम्स। इनको हम बोलते हैं जी कॉलम्स। ये होगा मेरा कॉलम 1 यानी कि C1, ये C2, C3 एंड C4। यही चीजें यहां बताई गई हैं कि रोज एंड कॉलम्स। रोज हो गया हॉरिजॉन्टली और कॉलम्स हो गया वर्टिकली। मैट्रिक्स को पढ़ने का एक तरीका है। ठीक है जी, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, रो वर्ड में आर दिख रहा है जी आपको, आर, आप इस आर को पकड़ लीजिए। और मैंने क्या कहा है? हॉरिजॉन्टली।
क्या कहा है, हॉरिजॉन्टली। तो इस हॉरिजॉन्टली में ये आर आर आया भाई, आर आर से आर मैच हो गया। रो कैसी होंगी, हॉरिजॉन्टली, रोज कैसी होंगी, हॉरिजॉन्टली। ऐसे ही जब कॉलम्स की बात होगी तो क्या कहा, वर्टिकल, क्या कहा, वर्टिकल। इसमें सी आ रहा है जी, सी को पकड़ लीजिए, सी से कॉलम्स, वर्टिकल। जिस चीज पर ज्यादा फोकस्ड हो वही आपको बता देगा कि क्या होने वाला है, किसको क्या बोलेंगे। होरी, होरी में आर पर फोकस हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, आर पर फोकस हो रहा है तो रो, और वर्टिकल में, वर्टिकल में कल पर यानी कि सी पर फोकस हो रहा है तो कॉलम्स। और वैसे भी कोई मुश्किल बात नहीं है, आप बड़े ही इजी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जब रीड करेंगे तो रोज एंड वर्टिकली रीड करेंगे तो कॉलम्स। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। फिर बात आती है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन, जैसे यदि मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट एक ए मैट्रिक्स है भाई, एक ए मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अप टू कहां तक जाएंगे, ये AN तक जाएंगे। ऐसे ही फिर यहां पर आ गया भाई A21, A22, A23, इस तरीके से जाएगा। ये आएगा फिर आपका A, ये 1n था, ये 2n हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। और ऐसे नीचे भी ऐसे ही चलेंगे जी, नीचे भी तो चलेंगे ऐसे ही, हमें थोड़ी पता कि कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो नीचे चलते चलते ये हो जाएगा AN1, और ये AN2, AN3, और इस तरीके से चलेगा। ये अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, देखो हमें नहीं पता इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, नहीं पता हमें टोटल कितने एलिमेंट्स आने, ठीक है। तो इसमें अब यदि आप यहां से देखें कि जब मैंने ऐसे चलाया रोज में, जब मैंने ऐसे चलाया भाई हॉरिजॉन्टली, तो कहां तक वैल्यूज आ रही है, देखो ये पहली थी, ये दूसरी, ये ऐसे ही तीसरी, फिर चौथी, ये कहां तक गई है, n तक गई है। एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं पहले, लेट यदि x है मेरे पास, एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं भाई, जल्दी समझ आएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें कुछ भी डॉटेड में नहीं है, आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, ठीक है। ये अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है तो इसमें रोज कितनी होंगी बेटा, अभी मैंने पीछे बताया आपको, जो हॉरिजॉन्टली होती है वो रोज होती है, तो कितनी रोज होंगी बेटा इसमें, रो 1 एंड रो 2, तो टोटल रोज कितनी हो जाएंगी, 2, सॉरी, ठीक है, टोटल रोज कितनी हो जाएंगी बेटा, 2। और कॉलम्स कितने होंगे, 1 2 एंड 3, टोटल कॉलम्स कितने हो गए, 3, ठीक है, टोटल कॉलम्स हो गए 3। तो जब ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर हम यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये बेटा ऑर्डर, और कुछ नहीं है। कि नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो जो आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे, तो सॉरी, यदि आप इस फॉर्म में लिख देते हैं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के क्रॉस में, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ रो यदि हम बोल दें भाई, इसमें देखो कितनी रोज है इसमें, 1 एंड 2, तो 2 रोज इन 2, कॉलम्स कितने इसके अंदर, 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, नहीं 6 नहीं होगा बेटे, 6 नहीं होगा, ऑर्डर तो इसका होगा 2/3, ऑर्डर तो होगा इसका 2/3 ही, ऑर्डर तो होगा 2/3, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑर्डर, सोल्व नहीं करना होता है। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ रोज को, और जो सेकंड वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कॉलम्स को, आपने सोल्व नहीं करना है। यदि आप इसको सोल्व कर देते हैं, यानी कि इसका आंसर निकाल देते हैं 6, वो होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हमें जो मैट्रिक्स दी गई है
उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो बताता है इनकी मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6। क्लियर है? ये होता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, और भी डिटेल में बात करेंगे जब हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। ठीक है, फिलहाल ऑर्डर के बारे में इतनी ही बातें आपको बता रहा। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं भाई मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, अच्छा ऑर्डर में एक बात और समझ लीजिए, ऑर्डर में एक बात और समझ लीजिए। अब आप बताइए, क्या कोई मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जिसमें रोज ही ना हो? क्या कोई मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जिसमें एक भी रो या एक भी कॉलम ही ना हो? क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता भाई। आप खुद सोचकर देखिए, आप खुद सोचकर देखिए। अच्छा एक मिनट, हाँ देखिए, यदि मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, आप खुद सोचकर देखें, छोटी से छोटी मैट्रिक्स सोच लीजिए। मान लिया मैंने इसमें केवल एक ही एलिमेंट रखा है, मैंने इसमें केवल एक ही एलिमेंट रखा है। ठीक है, केवल एक ही एलिमेंट रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी बेटा? आप ऐसे अगर काउंट करेंगे तो एक रो तो होगी ना, फिर भी रो वन तो फिर भी इसमें दिखने को मिलेगी आपको। और ऐसे अगर काउंट करेंगे तो कॉलम भी एक तो होगा ही होगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 1x1। कितना हो जाएगा? 1/1। ठीक है, क्या ये 1 0 भी हो सकता है भाई, कि कोई एलिमेंट ही ना हो, यानी कि यहां कोई एलिमेंट ही ना हो? अगर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो आप मैट्रिक्स कैसे दिखाएंगे भाई? ऐसा तो हो सकता है कि आप 1 को 0 लिख दें, ऐसा तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रो तो है ही बेटा। 0 एज ए एंट्री ली जाएगी, एक एलिमेंट होगा। ठीक है, रो तो वहां पर भी है, उस रो में फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पर कौन बैठा है? 0 बैठा है, उसकी वैल्यू दे रहा। ठीक है ना? तो कभी भी रो या कॉलम 1 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं, मैं आपको लिखवा देता हूं, 1 मिनट। यहां से आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, सॉरी 1 से कम नहीं हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हमेशा 1 से बड़े ही। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना बेटा। अच्छा, अब आप इसका ऑर्डर मुझे बता पाएंगे? क्या आप उसका ऑर्डर मुझे बता सकते हैं? क्या आप इसका ऑर्डर मुझे बता सकते हैं? ये देखिए, ये पहली रो हो गई बेटा, ये पहली रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, यहाँ पर भी कुछ नंबर ऑफ रोज और होंगी, फिर लास्ट में ये आई थी AN1। ये इस तरीके से देखो, ये जो मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, जैसे A11 है, A11 देखो, हमने ऑर्डर जो लिखा है, ऑर्डर में हमने लिखा नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ये लिखा है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां हम क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू है वो डिनोट करती है नंबर ऑफ रो को, नंबर ऑफ रो को। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू है वो डिनोट करती है नंबर ऑफ कॉलम को। तो ये जो नंबरिंग होती है ना बेटा, इनके नीचे ये नंबरिंग, ये हमें उस एलिमेंट की लोकेशन को भी दिखाती है कि मैट्रिक्स के अंदर उस एलिमेंट की क्या लोकेशन है, वो कहां पर रखना। अब जैसे यहां से अगर बात करिए, देखिए 2 3 का मतलब क्या? पहली वैल्यू बताएगी आपको रो, यानी कि सेकंड रो, और 3 का मतलब थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो, फर्स्ट एंड सेकंड रो गया बेटा, और कॉलम देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ, और ये जो आपको ऑर्डर बताया है 2/3, इसको हम M×N से भी डिनोट करते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको M और N ही मानना है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं।
मेन जो बात है वो आपको बताई है, पहला होगा नंबर ऑफ रो और दूसरा होगा नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, चलिए वीडियो को ज्यादा ना खींचते हुए आगे चलते हैं पॉइंट्स पे। उसके बाद बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि अब मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा मैट्रिक्स को और डीपली पढ़ लेते हैं, कितने टाइप की मैट्रिक्स है, कैसे इनका यूज करते हैं, कैसी कैसी होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखो बेटा, फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है विच हैज ओनली वन कॉलम, विच हैज ओनली वन कॉलम, जिसके पास केवल एक ही कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे। इजी सा फंडा है। ठीक है, अच्छा कॉलम कैसे थे बेटा, वर्टिकली, वर्टिकली थे ना कॉलम, तो ऐसे जो है मुझे एक ही लाइन दिखेगी, दूसरी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसमें अब आप एलिमेंट्स डाल दो, कितने भी डाल दो बेटा, इस तरीके से बनेगी 1 2 3 5 9, कुछ भी वैल्यू डाल दो, कॉलम एक ही रहेगा, रोज आप कितनी भी इंक्रीज करते जाए। ठीक है, जैसे यहां से ये हो गया R1 R2 R3 R4 R5 और ये हो गया C1। अब यहां पर रो तो 5 हो गई, तो 5 क्रॉस कॉलम हुआ 1, तो ऑर्डर कितना आएगा इसका 5 क्रॉस। इसको आप और इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, मेनली सिर्फ आपको ये बताओ कि कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, जिसमें सिंगल कॉलम होगा बस, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होगा। क्लियर बेटा? ठीक है, सेम एज रो मैट्रिक्स, सेम एज रो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगा उसे हम रो मैट्रिक्स बोल देंगे, जिसमें एक ही रो। अब इसी को आप रो में बना दीजिए ऐसे 1 2 3 5 9, इसमें देखिए आप, इसमें रो तो एक ही होगी बेटा, हॉरिजॉन्टली तो एक ही है, और कॉलम्स बहुत सारे हो गए, कॉलम्स बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 इंटू 5, रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर से मतलब से आप क्या समझ सकते हैं, स्क्वायर शब्द से आप क्या समझते हैं? स्क्वायर का मतलब है जिसकी लेंथ भी सेम और ब्रेड्थ भी सेम, यानी कि आप उसको वर्टिकली देखें तो भी उतना ही आएगा और हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो भी उतना ही होगा। इन शॉर्ट यदि दूसरी भाषा में मैं कहूं मैट्रिक्स वाली में, तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। वही तो स्क्वायर होता है भाई। आप ऐसे काउंट करें, आप ऐसे जब लेंथ को नापते हैं और ऐसे नापते हैं, अगर वो सेम है तभी तो आप स्क्वायर बोलेंगे। तो सेम यहां पर है, यहां आप कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है बेटे, नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। अच्छा देखने में कैसे लगेगी आपको, ये देखने में देख लेते हैं कैसी लगेगी। एक एग्जांपल बना लेते हैं इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी भाई मेरा काम है। देखिए एक मैट्रिक्स जो देखने में चौड़ी भी इतनी होगी, लंबी भी इतनी होगी, तो 1 5 3 2 9 11 13 12 15। अब देखिए आप इसमें रोज कितनी है बेटा, 1 2 3, 3 रोज हो गई। ऐसे ही कॉलम्स कितने हैं, वो भी 3 हैं, वो भी 3 हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। इसे हम बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3। इसमें कॉलम्स और रोज को अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, अलग अलग नहीं बताएंगे आपकी 2 बाई 3 4, क्योंकि अलग अलग है ही नहीं, सेम है। जब सेम है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर? क्लियर बेटा? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स की, उसके बाद बात आती है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हो, और उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स मेरे पास होंगे वो 0 होंगे।
यानी कि उनके पास कोई वैल्यू नहीं। तो यहां एक बात उठती है भाई, डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स? ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बेटा व्हेन नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट का, बेटा यहां पर जो ना, यहां पर बात थी मैट्रिक्स की, समझना इस चीज को, समझना इस चीज को। जब स्क्वायर मैट्रिक्स था तो वहां बात हो रही थी नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स की, और यहां हम बात बोल रहे हैं जब नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के किसी एक एलिमेंट के। ठीक है, तो वे जो नंबर होंगे, जो वे एलिमेंट्स होंगे, उन्हें हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, उन्हें हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि A11, A22, A33, A44 एंड अप टू सो। इस तरीके से पहला होता है नंबर ऑफ रो, दूसरा होता है नंबर ऑफ कॉलम। देखिए सेम है, सेम है बेटा। यदि सेम होंगे तो उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, और जिसमें ये नहीं है, बाकी जो वैल्यूज होंगी वो होंगी जीरो। तो इसका भी एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। इसका जो एक एग्जांपल बनेगा वो ऐसे बनेगा बेटा, देखो ये जो एलिमेंट्स है इनको जीरो कर दो, इन एलिमेंट्स को आप जीरो कर दो। ठीक है, तो अब ये जो एग्जांपल बना ये बनेगा मेरा डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल, ये बनेगी मेरी अब डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि देखो इसमें ये जो टर्म्स है ना, ये एक तरीके से डायगोनल भी बना रहा है, और डायगोनल की कंडीशन आपको बता दी गई। ठीक है, इसके अलावा कोई भी टर्म वैल्यू नहीं रखेगी और सारी एंट्रीज जीरो होंगी। ठीक है, आगे देखिए बेटा, उसके बाद बात आती है स्केलर मैट्रिक्स की। उसके बाद बात आती है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, बताओ बताओ बेटा, बताओ बताओ बेटा, हमने कुछ तो पढ़ा होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, हम बता देते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स से पहले आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता देता हूं। ये देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जब मेरे सारे के सारे डायगोनल वैल्यूज वन हो जाए। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स अभी हमने पीछे की है, जब डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स अपनी जगह पर वन को रखें। कैसे? जैसे कि यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की यदि बात की जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो वन होंगे, वन वन वन। उसके अलावा जो भी वैल्यूज है वो जीरो होंगी। इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3। ये जो है बेटा, ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, क्योंकि डायगोनल जब चलेगा ना तो इसी तरीके से चलेगा। वन वन यानी कि एक रो एक कॉलम, टू टू यानी कि दो रो दो कॉलम, थ्री थ्री यानी कि थ्री रो थ्री कॉलम। ठीक है, तो जहां तक भी आप लेकर चाहेंगे ये ऑटोमेटिक आके स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा। क्लियर? अब जब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं इसी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो होगा क्या बेटा, हर एक एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 5 5 और 5, और जीरो से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करें, जीरो तो जीरो ही रहेगा।
तो ये आपकी ये कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। या फिर जनरल अगर आप बात करें तो इसको आप के मान लीजिए, के कोई भी स्केलर नंबर है, यहां पर भी के और के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, उसके बाद एक मैट्रिक्स है बेटा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जिसमें जीरो होगा, सब कुछ जीरो। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो हो, जिसका हर एक एलिमेंट ही जीरो हो, वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, हर एक एलिमेंट ही जिसका जीरो हो। अब ये आपकी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वेयर्ड भी हो सकती है। जैसे कि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया A इज इक्वल टू, क्या करना, अभी सारे जीरो ही रखने हैं, ये एक जीरो मैट्रिक्स है। और कोई एक एग्जांपल लिया A इज इक्वल टू, ऐसे ले लिया, चलो ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। या फिर एक स्क्वेयर्ड नंबर ले लिया मैंने, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स ही होगी बेटा। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स में आपको सभी एलिमेंट्स जीरो दिखेंगे। क्लियर है? तो मैं मान सकता हूं कि आप लोग जो है इनके बारे में जान चुके हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम हो, और डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कोई ना कोई वैल्यू रखते हो और उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज जीरो। ठीक है, और उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स आपको बताया बेटा, स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जब डायगोनल एलिमेंट्स वन हो जाएं, और जीरो मैट्रिक्स जब सब कुछ जीरो हो, हर एक एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, हर एक एलिमेंट जीरो हो। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। आगे देखिए बेटा, फिर है कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को आप कैसे कंपेयर करते हैं, यानी कि जब आपको यह बताना हो कि भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, देखिए क्या बताया गया इसमें, टू मैट्रिसेस ए इक्वल्स टू ए आई जे। ये बेटा मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। यदि आपको कभी भी कोई एक मैट्रिक्स लिखनी हो जनरल फॉर्म में, तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, ए इक्वल्स टू ए आई जे। आई जे का मतलब हो गया, आई क्या डिनोट करेगा यहाँ पर, आई यहां बताता है नंबर ऑफ रो एंड जे बताता है नंबर ऑफ कॉलम। और ये ए जब आगे लग जाता है तो ये बताता है एलिमेंट की पोजीशन, एलिमेंट है वहां पर। ठीक है, जैसे जैसे हम आई जे में चेंज करते जाएंगे हमारे पास एलिमेंट्स आते चले जाएंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म है बेटा मैट्रिक्स को लिखने की। तो एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है और एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी, आर सेड टू बी इक्वल, इनको इक्वल बोला जाएगा इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यदि ये मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो। ये फर्स्ट कंडीशन है बेटा। आप ये ना समझे कि केवल इसी बेस पर हम दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल देंगे, नहीं, ये फर्स्ट कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स को यदि आपने इक्वल दिखाना है तो पहली कंडीशन है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। क्या कह रहा है ये, देखो एग्जांपल से समझो। मान लो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है बेटा, एक ए मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास नंबर्स हैं 11, 9, 23 एंड 37। ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास कुछ नंबर्स, इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, 2/2 होगा, 2/2। फिर आप बात करें बी, एक मैट्रिक्स और ली मैंने, बी एक मैट्रिक्स और ली जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा 11, 9, 23 एंड 37। ठीक है, ये एक दूसरी मैट्रिक्स हमने ली है, 37, 39 कर देते हैं इसको। ठीक, इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ठीक है, तो दो मैट्रिसेस को कंपेयर करने के लिए सबसे पहली जरूरत तो है उसके ऑर्डर का सेम होना।
क्योंकि ऑर्डर सेम होने से हमें यह पता चलता है कि उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। ठीक है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए भाई। यानी कि ए में जो मेरा पहला एलिमेंट है वो बी में पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो 11 जो है 11 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद 9 जो है वो 9 के इक्वल है भाई। सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा? इस 9 की पोजीशन क्या होगी? A12 एंड यहां से B12। क्लियर है? उसके बाद फिर थर्ड पर आ जाओ, ये भी सेम है। क्या पोजीशन होगी? A21 एंड B21, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इन पर प्रैक्टिस करें बेटा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। और फिर लास्ट पर गए, यहां से मिली वैल्यू 37 और यहां से मिली वैल्यू 39। देखो एक एलिमेंट डिफर कर गया बेटा, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो ये ए और बी यहां पर जो है इक्वल नहीं होंगे। ए नॉट इज इक्वल टू बी, यहां पर ए जो है बी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला, ये इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू हो गया। और ऊपर कहा गया है कि फॉर ऑल आई एंड जे, हर एलिमेंट आई और जे जब हम वैल्यू डालते हैं तो हर एलिमेंट की जो वैल्यू है ना वो इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर नहीं आई। तो यदि मुझे ए को बी के इक्वल करना है तो बी की जो वैल्यू है बेटा सेम एज इट इज यही देनी पड़ेगी। 11, 9, 23 एंड 37। यदि आप ये बी को लेकर चलते हैं तो फिर आप बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी होगा। क्लियर है बेटा? हर एक एलिमेंट जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक आप मैट्रिसेस को इक्वल नहीं बोल सकते। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा इसमें? कोई डाउट है बेटा इसमें? इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस की। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस में कैसे ऑपरेशन लगते हैं, यानी कि कैसे हम उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो बात आई वो आई है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस को ऐड करना। मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं? ठीक है, मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं? ऐड करने के लिए क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको वही काम करना है, क्या? ऑर्डर्स चेक करने। जब तक दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं होंगे, जब तक दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं होंगे आप उनको ऐड नहीं कर पाएंगे। सेम रीजन फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिफरेंस। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट कंडीशन सेम रहेगी, क्या? नंबर ऑफ रो, सॉरी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। सेम होने चाहिए बेटा। कौन कौन से केस में? फर्स्ट एंड सेकंड केस में, दोनों केसेस में। यदि ऑर्डर सेम होंगे तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। और ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कैसे होगा? जैसे आपने पीछे इक्वालिटी चेक की, जैसे आपने पीछे इक्वालिटी चेक की कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सेम यहां जब हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो वहां दो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड किया जाएगा। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन। देखिए कैसे बेटा, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, 2x2 की ही ले रहे हैं, ज्यादा बड़ी नहीं ले रहे। ठीक है, फिर जब एक्सरसाइज करेंगे ना वहां बात करेंगे। ए के बारे में बात करते हैं बेटा। ए अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 5, 9, 31 एंड 42, और बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3, 2, 7,
11। ठीक, यदि मुझे दो मैट्रिसेस को ऐड करना है यानी कि ए प्लस बी, देखो ऐसे जोड़ते हैं बेटा, ए प्लस बी, क्या करेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, यानी कि 5 + 3, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, 5 + 3 कितना हो बेटा 8, 9 + 2 11, 31 + 7 इट इज 38 एंड 42 + 11 53। ये हो जाएगा ए प्लस बी, दो मैट्रिसेस को इस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, दो मैट्रिसेस को इस तरीके से ऐड किया जाएगा। फिर ऐसे ही बात करते हैं a माइनस बी, यानी कि दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, सेम प्रोसीजर बेटा, जो पहले लिखा है उसमें से जो बाद में लिखा है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 5 - 3 दैट इज 2, 9 - 2 दैट इज 7, 31 - 7 24 and 42 - 11 आंसर विल बी 31। ऐसे होगा बेटे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम दो मैट्रिसेस को। ठीक है, कोई डाउट है बेटा इसमें? आगे इसके बाद फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। किसी भी एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना, हालांकि अभी पीछे मैंने कराया था स्केलर मैट्रिक्स में, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए क्या है इसके बारे में आगे। एक मिनट, इसके बारे में बात करते हैं आगे। एडिशन हो गया, डिफरेंस हो गया, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर हो गया। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर अभी बता देता हूँ, एक मिनट। मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर का मतलब है एक मैट्रिक्स को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स। देखो मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है बेटा, लेट ए इज इक्वल्स टू 5 2 3 11। मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैं इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। स्केलर से मल्टीप्लाई इन द सेंस, मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 3 से, तो 3a की वैल्यू, 3 एक स्केलर नंबर है, 3 एक स्केलर नंबर है, एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या आएगा बेटा, देखो 3 इंटू ये मैट्रिक्स हो गई एज इट इज 5 2 3 एंड 11। ठीक है, तो अब ये 3 जब अंदर शिफ्ट हो जाएगा यानी कि मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट से। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 इंटू 11 33। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 3a की, और ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है किसी भी एक स्केलर से। ठीक है, जो भी चीज ना समझ में आए प्लीज कांटेक्ट बनाए रखें और हमें बताते रहें। ठीक है, आपका हर एक डाउट सोल्व करने की जिम्मेदारी है बेटा, लेकिन डाउट आपको बताना पड़ेगा कि कहां। ठीक है, कमेंट के माध्यम से मैं जरूर बताते रहे कि आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है। तो मल्टीप्लीकेशन बाय ये स्केलर समझ में आया है, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें, हर एक चीज क्लियर है। यहाँ कोई भी स्केलर हो सकता है, इस 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, 5 9 11 समथिंग, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्केलर नंबर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट जो बात आती है बेटा वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे मुश्किल चीज यही होती है, बच्चों को मल्टीप्लाई करना नहीं आता। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट मेरे पास एक मैट्रिक्स है बेटा 1 2 3, और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स जो कि 3 7 8, ये मान लेते हैं। ठीक है, यदि मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना हो
यानी ए और बी की मल्टीप्लीकेशन करनी हो तो ए बी लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए बी, और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हाँ बताओ कैसे करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं। देखो बेटा, यहां आप ये मत समझना कि 1 को 3 से कर देंगे, 2 को 7 से और 3 को 8 से, वो बिल्कुल गलत है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई नहीं होती है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अपने कुछ रूल्स हैं, वो देखिए एक बार क्या रूल्स हैं। सबसे पहले हमें मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को देखना होता है, ऑर्डर्स को समझना होता है। मैट्रिसेस के ऑर्डर देखो, ए का यहां पर ऑर्डर कितना बेटा 1 क्रॉस 3, और यहां बी का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3, ये है क्लियर। मुझे निकालना क्या था, ए क्रॉस सॉरी ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करना था, ये ना, ए को बी से मल्टीप्लाई करना था। तो जब ए को बी से करना है तो ए के ऑर्डर को लिखेंगे पहले और बी के ऑर्डर को लिखेंगे बाद में, ठीक है। और क्या करेंगे, जो बीच वाली दोनों टर्म्स हैं इनको मिलाएंगे बेटा। अगर ये इक्वल आई तो मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। और यदि ये इक्वल नहीं आई, ये इन दो टर्म्स की बात हो रही है बेटा, यदि ये इक्वल नहीं आई तो वहां आप कितना ही जोर लगा लो मल्टीप्लीकेशन कर ही नहीं सकते, वहां मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, आप कितने जोर लगा। तो जी सर कैसे कर सकते हैं वो बताइए, हाँ वो समझिए, वो बता देते हैं। देखो क्या बताया मैंने कि मल्टीप्लाई करने के लिए ये चीजें सेम होनी चाहिए। तो भाई इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, जो मेरा बी मैट्रिक्स है, जो बी मैट्रिक्स है इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं 3, 7 एंड 8, इसको ऐसे कर लेते हैं कॉलम में। अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 3 क्रॉस 1, अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 1, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1 क्यों किया था कि यहाँ 3 आ जाए, ये इक्वल हो जाए, वही तो मुझे पता करना था। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसका हो गया हम 3 क्रॉस 1। तो मैंने ये देखा बीच वाली टर्म्स ये इक्वल आ गई, ये इक्वल आ गई। अगर इक्वल आ गई इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, इसका मतलब कि मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। और यदि मल्टीप्लीकेशन होगी तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो जो ये बच गया ना बेटा इससे आएगा, यानी कि 1 क्रॉस 1, जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो ये मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर ये होगा बेटा, ध्यान रखना इन चीजों, ठीक है। ये बताता है मल्टीप्लीकेशन होगी या नहीं होगी, और जो बच गया वो बताता है कि मल्टीप्लाई होने के बाद इस ऑर्डर की नई मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो एक बार कैसे, देखो कैसे। अब ए और बी ऑर्डर्स में चेंज कर चुका हूं, अब आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 2 3, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 7 एंड 8। अभी हमने वहां से देखा था कि जो नई मैट्रिक्स आनी है यानी कि ए बी जो आनी है उसका ऑर्डर कितना होगा 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या होता है बेटा, 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या होता है, कितने एलिमेंट्स आएंगे इस मैट्रिक्स में, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। और 1 अगर आएगा तो यानी कि पहला ही एलिमेंट होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसे हम क्या बोलेंगे A11 बोलेंगे बेटा, कि पहला एलिमेंट तो यही होगा ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट ये होगा। यही हमें बताती है, ये जो नंबरिंग है यही हमें बताती है कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखें अब A11 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो कैसे आएगी, फर्स्ट रो यानी कि फर्स्ट रो ऐसे लीजिए आप, और फर्स्ट कॉलम ऐसे लीजिए, ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को चलाना शुरू कीजिए, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट बेटा 1 और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 3, मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 3 3,
ठीक है, प्लस जब तक रो खत्म नहीं हो जाती ये एलिमेंट खत्म नहीं होगा, हम पहले इसी एलिमेंट को ही निकालने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 2 इंटू 7 14 प्लस फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट बेटा 3 और फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट 8 मल्टीप्लाई करेंगे 24। ठीक है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मेरा कंप्लीट हुआ है, यानी कि ये पहला एलिमेंट आएगा। उसके बाद फिर आगे, हालांकि देखो हमें पता है और एलिमेंट नहीं आने, फिर भी देखिए आप, अगर मैं कहूं कि हम सेकंड एलिमेंट निकालने की कोशिश करते हैं जो कि होता है A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो जब आप फर्स्ट रो को तो ले लेंगे, सेकंड कॉलम यहाँ है ही नहीं, तो आप कैसे ले लेंगे? ठीक है ना, इसलिए आपको बताया था अगर आप निकालना चाहें A21 तो आपके पास सेकंड रो ही नहीं है, आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो आंसर आएगा, 1 क्रॉस 1 है तो एक ही सिंगल आंसर आएगा, दैट इज 14 प्लस 3 17 हो गया, और 17 में 24 ऐड करेंगे तो 7 प्लस 4 11 एंड 1 2 3 4 41, ये होगा बेटा आपका आंसर। ऐसे होगी आपकी मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है इसमें? मल्टीप्लीकेशन ठीक है बेटा। इसके बाद जो आगे के टॉपिक्स है, इसका जो इंट्रोडक्शन बचता है उसे हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर के लगभग टॉपिक्स कवर खत्म कर देंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। ठीक है, यदि यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज जरूर बताएं। नमस्कार, जय श्री राम।